हेलो बच्चों, आज डिस्कस करेंगे विलेन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जो लास्ट में पढ़ा था उसके बारे में पढ़ा था, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में। और एक स्थिरक्वाती मिश्रण के बारे में डिस्कस किया था। अब आज का जो टॉपिक है वो है असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है बच्चों, अब देखिए अणुसंख्यक असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर अपने एक नियम से डिस्कस किया था, राउल्ट का नियम। और राउल्ट के नियम के लिए दो कंडीशंस होती हैं कि पहली कंडीशन तो क्या होती है कि जो विलयन होता है वो क्या होता है, अतितनु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अतितनु होना चाहिए, यानी कि विलय की मात्रा क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन थी वो होती कि इसमें जो विलय के अणु होते हैं ना तो उनका संगुणन होना चाहिए, न ही वियोजन होना चाहिए। कहने का मतलब है जैसे विलय को डाल रहे हो तो विलय को डालने के पश्चात ना तो उसका वियोजन यानी कि अपने टूटना चाहिए, ना ही वो जुड़ना चाहिए दूसरे मॉलिक्यूल से। ठीक है, अगर ऐसा केस था तो जो अणुभार था या कुछ भी था, अणुसंख्यक जो गुणधर्म मिल रहे थे वो क्या मिल रहे थे, एग्जैक्टली सही मिल रहे थे। लेकिन अगर उनका वियोजन या संयोजन हो जाता है तो एक्चुअल में जो वैल्यू मिलना चाहिए तो वो नहीं मिलती है। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेक्षित मान होता है और सैद्धांतिक मान से क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, अपन स्टडी करेंगे यहाँ पर असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म की। जैसे कि मैं देखो डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल लिया, जैसे कि मैंने एसिटिक एसिड लिया। देखो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला इस तरह से होता है, इसका जो सैद्धांतिक अणुभार होता है कितना होता है, 60 होता है। लेकिन जैसे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आप वाटर के अंदर डालते हो तो क्या होता है, ये दूसरे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ में क्या कर लेता है, एच बॉन्डिंग कर लेता है। क्या कर लेता है, एच बॉन्डिंग कर लेता है। तो इसका जो आप प्रेक्षित करोगे एक्चुअल में तो लास्ट में कितना दिखाई देगा तुम्हें, सॉल्यूशन में इसका अणुभार कितना दिखाई देगा, 120 दिखाई देगा। तो इस वजह से क्या होती है, जो एक्चुअल वैल्यू मिलता है वो मिल नहीं पाता है। तो ऐसे केस के लिए अपन क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं बच्चों, यहाँ पर असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद में इसके लिए कुछ क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जब किसी विलयन में विलय के अणुओं का संगुणन या वियोजन का मतलब टूटना, असंगुणन का मतलब जुड़ना। संगुणन या वियोजन होता है तो प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान से भिन्न प्राप्त होता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म बोला जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर अणुभार भी क्या हो रहा है, डिफरेंट मिल रहा है, तो इसी बात है इनका अणुभार भी क्या होता है, असामान्य प्राप्त होता है। तो सेकंड पॉइंट है, इनका अणुभार भी असामान्य प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर एक गुणांक को क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे, जिसका नाम होता है वान-टॉप गुणांक। क्या होता है, वान-टॉप गुणांक होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। वान-टॉप गुणांक जिसको डिनोट किया जाता है आई के द्वारा, किसके द्वारा, स्मॉल आई के द्वारा क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो देखो आई क्या होता है, देखिए बच्चों ये कि जो प्रेक्षित अणुसंख्यक जो गुणधर्म होते हैं और जो सैद्धांतिक
अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, इनका रेशो क्या कहलाता है, 1/2 गुणांक कहलाता है। ठीक है, अब इसी को किसके फॉर्म में लेते हैं, अगर अणुभार की फॉर्म में लेते हो तो देखो अणुभार की फॉर्म में क्या होता है ये कि जो विलेय का सैद्धांतिक अणुभार होता है, सैद्धांतिक से जो सामान्य होता है, जैसे कि एसिटिक एसिड के लिए कितना है 60 है, सैद्धांतिक अणुभार अपन कितना कर दोगे, विलेय का प्रेक्षित अणुभार करोगे, क्या करोगे, विलेय का जो प्रेक्षित अणुभार करोगे तो क्या निकल जाएगा, आई का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है बच्चों एसिटिक एसिड का जो क्या है कि सैद्धांतिक कितना है 60 है और प्रेक्षित कितना मिल रहा है 120 है, तो 60 अपन कितना करोगे 120 करोगे तो कितना मिल जाएगा 0.5 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो एक कणों के लिए भी क्या होता है, कणों के लिए किस प्रकार से दिखोगे, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है अणुभार केस में किस प्रकार से आता है। ठीक है, क्योंकि जो कणों की संख्या होती है उसका इन्वर्सली क्या होता है बच्चों, अणुभार होता है। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों अगर कणों की संख्या दे दी जाती है तो किस प्रकार से करोगे, देखो जैसे कि आयनन हो जाए यानी कि वियोजन हो जाए या संगुणन है, संगुणन का मतलब यहाँ जुड़ जाए, तो संगुणन के पश्चात क्या करोगे, कणों की संख्या कितनी है, पश्चात प्राप्त कणों की संख्या अपन कितना करोगे बच्चों कि आयनन या संगुणन के बाद के पूर्व प्राप्त आयनन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या कितनी है, तो इसके बेसिस पर आसानी से क्या निकाल सकते हो, आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया, जैसे कि मैंने NaCl लिया, किस में ब्रेक होगा बच्चों ये Na+ में और Cl- में। अब देखो यहाँ पर संगुणन के पश्चात प्राप्त कणों की संख्या कितनी मिलेगी, यहाँ पर जैसे कि इसका तो क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है यानी कि आयनन हो रहा है, तो यहाँ पर कितने कण मिल रहे हैं बच्चों, 2 मिल रहे हैं, और उसके पश्चात पूर्व में कितना था, 1 था, तो यहाँ पर कितना करोगे 2/1 करोगे, और यहाँ पर कितना करोगे 1/2 करोगे। ठीक है, इसका मतलब एक चीज तो हो चुका है कि जब संगुणन होता है तो आई का वैल्यू क्या होता है 1 से कम मिलता है, और वियोजन होता है तो आई का वैल्यू क्या होता है 1 से ज्यादा मिलता है। ठीक है, देखिए इसके अलावा तो यहाँ पर एक जरूर याद रखें बच्चों कि अगर आई का वैल्यू कितना है बच्चों 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब न तो संगुणन होता है, न तो संगुणन और न ही वियोजन होगा, यानी कि दोनों ही नहीं हो रहा, और इस केस में क्या होता है सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है प्राप्त होता है। लेकिन आई का वैल्यू क्या हो जाए 1 से ज़्यादा हो जाए तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, वियोजन होता है, क्या होता है यानी कि आयनन होता है। ये किसके लिए होता है, वियोजन के लिए यानी कि आयनन के लिए। अगर आई का वैल्यू क्या हो जाए 1 से कम प्राप्त होता है तो किसके लिए होता है बच्चों, ये संगुणन के लिए। किसके लिए, इसका मतलब क्या हो चुका है, संगुणन हो चुका है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको जो अगर आई का जो वैल्यू है, अगर आपने आई का वैल्यू क्या कर लिया, निकाल लिया, क्या निकाल लिया, आई का वैल्यू निकाल लिया, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि चाहे वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो यानी कि वाष्प दाब में अवनमन हो, क्या है क्वथनांक में उन्नयन हो, या हिमांक में अवनमन हो, या कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो फॉर्मूले को आप किस प्रकार से चेंज करोगे, अगर क्वेश्चन में वियोजन या संगुणन भी दे दिया जाए और उससे क्या निकालना है, तुम्हें वापस मानोभार का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से फॉर्मूले को चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगर आई का वैल्यू इक्वल टू क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, जिसका ना तो संगुणन होता है ना ही वियोजन होता है। अब ऐसे मॉलिक्यूल जैसे कि जितने भी क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल होते हैं, जैव अणु होते हैं, क्या होते हैं जैव अणु होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, ग्लूकोज है। ठीक है, ये इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अगर देखो अगर ग्लूकोज को आप पानी के अंदर डाल दो तो ऐसा नहीं होता इसका अणु का क्या होता है संगुणन हो गया या वियोजन हो गया, इसका कुछ भी नहीं होता है। तो इसका मतलब आई का वैल्यू कितना लेते हैं बच्चों, यहाँ पर 1 लेते हैं। लेकिन जैसे वियोजन हो गया, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिया, जैसे कि NaCl लिया, CaCl2 लिया, AlCl3 ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी मॉलिक्यूल दिया होता है तो इनका क्या होता है वियोजन होता है।
इसी प्रकार से संगुणन के लिए जैसे कि मैंने ले लिया एसिटिक एसिड ले लिया, क्या ले लिया, एसिटिक एसिड लिया, और क्या ले लिया, जैसे कि बेंजोइक एसिड है, तो इनके केस में क्या होता है कि अणु का क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है, और संगुणन होने की वजह से इनका आई का वैल्यू क्या होता है, x से क्या होता है, कम प्राप्त होता है। अब देखिएगा आई का वैल्यू आपने जान लिया कि किस प्रकार से निकाला जाता है, यानी कि किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अब देखिएगा अगर आपको आई का वैल्यू निकालना आ गया, इसके लिए आगे पढ़ेंगे, उस इनका डेरिवेशन है, आई का फॉर्मूला भी निकालेंगे, लेकिन अगर आई का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया और आपको क्या निकालना है, वापस वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकालना है। क्या निकालना है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकालना है, ठीक है। अब देखो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था बच्चों कि PA0 माइनस PA अपन क्या देखा था, PA मल्टीप्लाई क्या देखा था, x भी देखा था, ठीक है। ये अपने क्या देखा था, फॉर्मूला देखा था। अब अगर आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में अगर वियोजन या क्या दिखा जाए, संयोजन यानी कि संगुणन दिख जाए, तो आप पहले क्या करोगे, आई का वैल्यू निकालोगे और आई का वैल्यू क्या कर दोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको क्या निकल जाएगा, एक्चुअली क्या निकल जाएगा, अणुभार निकल जाएगा, यानी कि एक्चुअली में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्या था अपना, क्वथनांक में क्या था, उन्नयन था, क्वथनांक में उन्नयन था, और उसके लिए क्या पड़ा था, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू कितना कर दोगे, आई से मल्टीप्लाई करोगे, और वहां पर क्या लिखा था बच्चों, इसकी लिखा डेल्टा टी बी लिखा था, सॉरी क्या लिखा था, आई, और किससे मल्टीप्लाई किया था, देखो एक तो यहाँ पर क्या था, मोलरिटी थी, क्या थी बच्चों, मोलरिटी थी, और यहाँ पर किसका वैल्यू रखा था, के बी, और यहाँ पर क्या था, एम था। इसी प्रकार से हिमांक में अवनमन, तो उसके लिए क्या लिखा था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या कितना करो, आई मल्टीप्लाई आई से मल्टीप्लाई कर दोगे, और क्या कर दोगे, के एफ मल्टीप्लाई एम, एम क्या होती है यहाँ पर, मोलरिटी होती है। इसी प्रकार से प्राशन दाब के लिए क्या करोगे, देखो अगर आई का वैल्यू पता है तो पाई इक्वल टू कितना करोगे आप, आई, और कितना करोगे, सी आर टी। तो इन वैल्यू को अगर आप क्या कर दोगे, अगर आई का वैल्यू निकाल कर आप जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है उसमें रख दोगे, तो जो एबनॉर्मलिटी प्राप्त हो रही है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आगे आप डिस्कस करेंगे अपन कि जो आई का वैल्यू अगर संगुणन होता है तो आई का वैल्यू कितना होना चाहिए, और क्या होता है वियोजन होता है तो आई का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसके फॉर्मूले को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है जो वांटाप गुणांक आई है, और जो वियोजन की मात्रा है उसमें क्या करेंगे, जो एल्फा है उसमें क्या करेंगे, रिलेशन शो करेंगे, नहीं संबंध देखेंगे, ठीक है, कि अगर वियोजन ज़्यादा होता है तो किस प्रकार से आई का वैल्यू आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है वांटाप गुणांक आई व वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध, यानी कि यहाँ पर वियोजन देखेंगे और एक बार क्या देखेंगे, वांटाप गुणांक व संगुणन की मात्रा में संबंध देखेंगे। एक में तो क्या होगा, वियोजन होगा, टूटेगा, और एक में क्या होगा, संगुणन यानी कि जुड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा जैसे मैंने कोई रिएक्शन लिया कि ए, मान लिया कि ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन, इसमें ए क्या है, कोई रिएक्शन यानी कोई रिएक्टेंट है, और ये किस में टूट रहा है, अपने एन मॉलिक्यूल किस में टूट रहा है, कोई प्रोडक्ट में टूट रहा है, मान लिया कि बी में टूट गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए मान लिया आपने कि इसके प्रारंभिक मोल कितना है, 1 है, क्या मान लिया, प्रारंभिक मोल ए की कितना मान लिया, 1 मान लिया, तो अभी सी बात है इनिशियली इसका कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि टी इक्वल्स टू 0 पर कितना होता है, प्रोडक्ट 0 होता है, और इनिशियली क्या होता है, रिएक्टेंट पूरा ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए कि क्या होगा, यहाँ पर कुछ टाइम के बाद में जैसे टाइम निकलेगा तो क्या होगा, वियोजन होगा, तो वियोजन के पश्चात क्या होता है कि ए की मात्रा तो क्या होगी, कम होगी, और बी की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके प्रोडक्ट की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं कि वियोजन के पश्चात क्या होगा कि जो मान लिया कि 1 मॉलिक्यूल में से क्या होगा, कुछ एल्फा मोल्स किस में टूट चुके हैं, प्रोडक्ट में टूट चुके हैं, तो इसका कितना बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर एन है
तो इसका कितना बनेगा, एन एल्फा बनेगा। और उसके बाद में देखो क्या निकालोगे कि वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या निकालोगे। क्या निकालोगे, वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर, तो क्या करोगे, इनको ऐड कर दोगे, यानी कि 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा कर दोगे। ठीक है, अब देखिए वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या तो हो चुकी थी और मैंने बताया था आई का वैल्यू कि वियोजन के पश्चात क्या होगा यहाँ पर, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपन कितना करोगे यहाँ पर, वियोजन से पूर्व, वियोजन से पूर्व मोलों की संख्या करोगे। ठीक है बच्चों, अब देखो वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या तो कितना है अपने पास, देखो आई इक्वल्स टू कितना करोगे, 1 माइनस एल्फा एन एल्फा। अब देखो वियोजन से पूर्व मोलों की संख्या कितनी दी हुई है, 1 माना था अपन ने, तो यहाँ पर क्या करोगे, 1 करोगे। अब देखो यहाँ से अगर सोल्व करोगे तो कितना होगा, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा करोगे बच्चों। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को इधर लेकर आऊँगा तो कितना होगा, आई माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, एन एल्फा किया प्लस में और माइनस को वाले कहाँ पर ले जा रहा हूँ मैं, पीछे, तो यहाँ पर कितना कर दिया, माइनस एल्फा कर दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वापस क्या किया मैंने, आई माइनस 1, देखो इसमें से एल्फा कांस्टेंट क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचा बच्चों, एन माइनस 1 बचा है। अब एल्फा का वैल्यू निकालना, तो एल्फा इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, यहाँ से देखो कि आई माइनस 1 अपन कितना हो जाएगा, एन माइनस 1। तो किसके लिए आ चुका है बच्चों, वियोजन के लिए, किसके लिए वियोजन है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला रखना है। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार देखो वियोजन क्या होता है, अधिकतर परसेंट में दिया होता है, 50% है, 20% है। ठीक है, आई का वैल्यू निकालना हो सकता है, यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। एन का वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो जैसे एन का वैल्यू कैसे निकालोगे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि NaCl दे दिया तो कितने पार्ट में टूटेगा, ये 2 में टूटेगा, तो इसके लिए n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे कि LCl3 है तो इसके लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है कि कोई भी जो गिवन क्या है अपने पास में मिले हैं वो कितने पार्ट में टूट सकता है, वही क्या होता है, n का वैल्यू होता है। ठीक है, अब ये तो किसके लिए आ चुका है, अपने वियोजन के लिए आ चुका है। अब सेकंड इसमें वापस क्या करते हैं, किसके लिए निकालेंगे, संगुणन के लिए निकालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है वांटाप गुणांक। वांटाप गुणांक आई व वियोजन की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पर संगुणन की मात्रा, वापस इसको भी क्या ले लेते हैं, एल्फा ले लेते हैं। एल्फा में संबंध को देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब कैसे देखना है, देखो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर संगुणन हो रहा है तो इसका मतलब n मॉलिक्यूल क्या होंगे, जुड़ेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर मान लिया कि n मॉलिक्यूल है अपने पास में किसके, A के। ठीक है, अब जैसे कि इनका क्या होगा, ऐड होगा तो क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पर कि क्या बन जाएगा अपने पास में, AN बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा मान लिया वापस प्रारंभिक मोल लेते हैं, प्रारंभिक मोल कितना मान लिया आपने, 1 ही मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा, वापस 0 होगा, कितना होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पर संगुणन के पश्चात मोल कितने हो जाएंगे, मोल कितने होंगे, देखो कुछ पार्ट क्या होगा, संगुणित होगा। जैसे यहाँ लिखा था वियोजन के पश्चात, तो यहाँ पर संगुणन के पश्चात कितने आ जाएगा, देखो बच्चों कि 1 माइनस कितना करोगे, एन एल्फा करोगे। क्या करोगे, 1 माइनस एन एल्फा, और यहाँ पर कितना करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर तो कितना कर दिया, 1 माइनस एल्फा, ये आप कितना करो, देखो यहाँ पर 1 है, इसमें से एल्फा क्या हो गया, संगुणित हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर कितना बनेगा, एल्फा बाय एन बनेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पर, कम हो रहे हैं बच्चों, क्या हो रहे हैं, कम होंगे। तो यहाँ पर क्या करोगे, वापस जैसे प्रोसेस यहाँ पर किया था कि वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या, यहाँ पर क्या निकालोगे, संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या निकालोगे। क्या निकालोगे, संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या। अब देखिएगा बच्चों क्या होगा कि यहाँ पर कितना आएगा, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा एन आएगा। तो यहाँ से क्या करोगे बच्चों, आई का वैल्यू निकालोगे। तो आई का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या अपॉन
संगुणन से पूर्व मोलों की संख्या, तो यहाँ पर कितना करोगे 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय एन, कितना करोगे बच्चों 1 करोगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको फॉर्मूले को के अकॉर्डिंग करोगे, देखो यहाँ से कितना कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट देखो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा वापस 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन आएगा। अब देखिए बच्चों इसको मैं क्या कर रहा हूँ 1 को इधर लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर कितना बच रहा है एल्फा बाई एन, और इसको कहाँ पर ले जा रहा हूँ मैं पीछे, तो कितना करोगे एल्फा करोगे। यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं आई माइनस 1, देखो यहाँ से कॉमन लेते हैं एल्फा आ रहा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 माइनस एन, यहाँ पर कितना बच जाएगा बच्चों 1, तो यहाँ से एल्फा इक्वल टू कितना करोगे आई माइनस 1, यहाँ पर कितना करोगे 1 बाई एन माइनस 1 करोगे। ठीक है, आगे सोल्व करोगे तो एल्फा इक्वल टू कितना करोगे कि यहाँ पर देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो आई माइनस 1 तो ऐसे रहेगा, एलसीएम लोगे तो देखो कितना आएगा एन आएगा, तो यहाँ पर एन आएगा, देखो किस प्रकार से करोगे कि यहाँ पर कितना होगा 1 माइनस एन अपन कितना आ जाएगा एन आ जाएगा, तो मैं एन को तो कहाँ पर लेकर जा रहा हूँ ऊपर लेकर जा रहा हूँ, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर कि एल्फा इक्वल टू क्या हुआ एन आई माइनस 1 अपन कितना करोगे 1 माइनस एन करोगे, तो इसके लिए क्या आ जाएगा बच्चों, ये किसके लिए है, ये संगुणन के लिए, क्या है संगुणन के लिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर एन का वैल्यू भी कैसे डिफाइन करोगे, जैसे कि एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड क्या होते हैं क्या होता है दो जुड़ते हैं, तो एन का वैल्यू किसके लिए कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। जैसे बेंजोइक एसिड है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के द्वारा आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं आय का, और जो संगुणन की मात्रा या वियोजन की मात्रा उसमें क्या निकाल सकते हैं रिलेशन निकाल सकते हैं, आय का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ से आय का वैल्यू निकलने के पश्चात क्या करोगे, जो फॉर्मूले थे जिसके पहले मैंने बताए थे क्या इक्वल्स टू जैसे कि पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी ए, क्या बताया था मैंने आई मल्टीप्लाई किया था एक्स भी किया था, जैसे कि वास्तव में अवनमन के लिए किया था। इस प्रकार से आप क्या करोगे वहाँ पर आई का वैल्यू रखोगे और क्या निकाल सकते हैं वहाँ से मोलिकुलर वेट की क्या कर सकते हैं गणना कर सकते हैं। असामान्य कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले में उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि आयनिक यौगिक दिया हुआ है, बी का सैद्धांतिक अनुभार एवं प्रैक्टिकल अनुभार क्रमशः दिया हुआ है 15.2 एंड 30 दिया है, जिसके वांट ऑफ गुणा की क्या करनी है गणना करनी है, इसके अलावा वियोजन की मात्रा भी ज्ञात करनी है यानी कि अल्फा का वैल्यू भी ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों किस प्रकार से इसको वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, को देखो मैंने आई का वैल्यू बताया था किसके लिए अनुभार के लिए, तो मैंने बताया था सामान्य अनुभार अपन क्या बताया था प्रेक्षित अनुभार बताया था। अब देखिए सामान्य बोलो या सैद्धांतिक बोलो, यानी कि सैद्धांतिक अनुभार अपन कितना करोगे प्रेक्षित अनुभार करोगे। ठीक है बच्चों, अब ऐसा करोगे तो देखो यहाँ से जो आय का वैल्यू आएगा कितना आएगा, देखो इसमें पुट करो कि सैद्धांतिक तो कितना है अपने पास में कि आई को कितना है 58 पॉइंट कितना है 2 और प्रक्षित कितना है इसमें 30 है। अब देखो जब इसको सोल्व कर दो तो देखो अपने आई का वैल्यू आएगा यहाँ पर 1.94 आता है, कितना आता है आई का वैल्यू 1.94 आ चुका है। अब वियोजन के लिए क्या करना है अल्फा का वैल्यू यानी वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है, इट मींस अल्फा का वैल्यू ज्ञात करना है। जिसमें रिलेशन था मैंने वांट ऑफ फैक्टर यानी कि वांट ऑफ गुणांक और अल्फा में रिलेशन बताया था कि आई माइनस 1 अपॉन कितना होता है एन माइनस 1 होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से अल्फा का वैल्यू ज्ञात करना है, तो 1.94 माइनस 1 अपॉन कितना करोगे देखो एन का वैल्यू ए बी है, ए बी क्या है आयनिक यौगिक तो किसमें टूटे ए प्लस में और बी माइनस में, यानी कितने पार्टिकल मिलने वाले हैं 2, तो 2 माइनस कितना करोगे 1 करोगे, इसको सोल्व करोगे तो 0.94 अपॉन 1 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा अल्फा का 0.94, या अगर परसेंट में करोगे तो कितना मिल जाएगा 94% मिल जाएगा, क्योंकि वियोजन की मात्रा किसमें होती है परसेंट में निकाली जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और दिया हुआ इसमें देखो, ये तो अपना सेकंड का आंसर देखो किस प्रकार से करोगे इसको कि एक फॉर्मूला दिया है K4 FeCN का होल 6। ठीक है, ये क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से ब्रेक होता है, पहले इसको तो आप ब्रेक करो। देखो इसमें जो बार वाला होता है किस प्रकार से होता है 4K प्लस में टूटता है और किस में टूटता है बच्चों ये FeCN का होल 6 और किस में टूटता है बच्चों -4 में। और यहाँ पर कितने अपन को यानी कि जो अणु मिलते हैं कण मिलते हैं बच्चों 4, तो यहाँ पर एक यहाँ पर कितना है यहाँ पर कण कितने मिल रहे हैं टोटल 5 मिल रहे हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि K4 एक्रिसिन का होल 6 का 0.1 m विलियन यानी कंसंट्रेशन दे चुका है, सांद्रता कितनी दे चुका है 0.1 m दिया है, और 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होता है 46% क्या होता है आयनित होता है। तो विलियन का प्राशन दाब ज्ञात कीजिए। तो प्राशन दाब जो ज्ञात करोगे तो क्या होता है CRT होता है, लेकिन वियोजन और संयोजन दे दिया जाए तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है I से। अब अपने पास में I का वैल्यू नहीं है तो पहले क्या करोगे I का वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो इसमें क्या हो रहा है कि 46% आयनित हो रहा है। तो आयनित के लिए क्या करोगे, पहले तो फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होता है, देखो आयनन के लिए यानी वियोजन के लिए कि अल्फा इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर दिया है I-1/n-1 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका 46 है तो यानी 46 अपन कितना कर दूं परसेंट है तो 100 करूंगा। क्या करना है I का वैल्यू कैलकुलेट करना है, -1 करना है, n का वैल्यू कितना हो चुका है 5 माइनस कितना करोगे 1 करोगे। अब इसको क्या करोगे सोल्व करोगे तो देखो किस प्रकार से कर रहा हूं मैं I इक्वल्स टू देखो I-1 इक्वल्स टू देखो यहाँ पर कितना करूंगा मैं 4 बचा है 46 मल्टीप्लाई कितना कर दिया मैंने 4 अपन कितना कर दूंगा बच्चों यहाँ पर देखो मैं 1000 कर दूं, ठीक है। यहाँ से इसको कितनी बार काटोगे 25 टाइम। इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा बच्चों I इक्वल्स टू माइनस का 1 उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, यानी कि 46/25 प्लस का कितना करने वाले हो बच्चों आप 1 करने वाले हो। एलसीएम कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो I इक्वल्स टू कितना करोगे 46 25 अपन कितना करोगे 25, ठीक है। और यहाँ पर जब इसको सोल्व करोगे तो बच्चों जो I का वैल्यू है देखो यहाँ पर कितना होगा 46 प्लस कितना है 25 तो कितना हो जाएगा 71, कितना हो जाएगा बच्चों 71 अपन कितना करोगे 25। तो इसका वैल्यू देखो अपने पास में 2 से क्या आने वाला है ज्यादा आने वाला है, क्या आने वाला है 2 से ज्यादा आने वाला है। अब देखो वैल्यू जो आता है इसका कितना आता है बच्चों 2.84 आता है, कितना आता है 2.84 आएगा, ठीक है। आएगा वैल्यू कितना आएगा बच्चों इसका 2.84 आएगा। अब क्या करना है बच्चों देखो यहाँ से I का वैल्यू तो कितना आ चुका है 2.84 आ चुका है। अब क्या करना है तुम्हें पाई का वैल्यू याद करना है, तो पाई इक्वल्स टू कितना होता है I यानी कि 2.84 आ जाएगा। इसके बाद में C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है। उसके बाद में R क्या होता है गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 0.0821 होता है। और टेम्परेचर देखो 27 डिग्री सेल्सियस दिया है तो किसमें चेंज करो केल्विन में, तो 273 प्लस 17 यानी कि कितना हो जाएगा 300 यानी 300 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आता है 6.98 कितना आ जाएगा वायुमंडल यानी कि एटीएम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखो एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी क्या करते हैं सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो किस प्रकार से सोल्व करना है कि 3 ग्राम बेंजोइक अम्ल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेंजोइक अम्ल दिया हुआ है। 20 ग्राम क्या दिया है बेंजीन में क्या है बच्चों घुला हुआ है। इस विलेन का हिमांक अवनमन भी दे चुका है अपन को 0.34 केल्विन दिया हुआ है, और बेंजोइक अम्ल की क्या पहुंची है संगुणन की मात्रा पहुंची हुई है, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको साफ कर लेते हैं पहले, तो आसानी से क्या हो जाएगा ये आ जाएगा। देखो पहले जो गिवन डाटा है क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में देखो आप। 3 ग्राम क्या दिया है बेंजोइक अम्ल है, 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है, यानी कि विलेय क्या है यहाँ पर बेंजोइक अम्ल है, क्या है बेंजोइक अम्ल है। और इसके ग्राम में मात्रा यानी कितनी दी हुई है 3 ग्राम दी हुई है, ठीक है। 20 ग्राम बेंजीन में घुलाया यानी कि विलय क्या है यहाँ पर बेंजीन है जिसकी मात्रा कितनी है 20 ग्राम है, और विलेन का हिमांक अवनमन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यानी कि डेल्टा TF का वैल्यू दिया हुआ है इसमें कितना 0.317 दिया हुआ है केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बेंजीन के क्या दिया हुआ है इसमें KF का वैल्यू भी दिया हुआ है 5.1 दिया हुआ है, केल्विन केजी मोल इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो WB है उसका वैल्यू भी दे चुका है, कितना दे चुका है 0.3 ग्राम दे चुके हैं। और मैं बात करता हूं MB अपने पास में क्या है बच्चों बेंजोइक एसिड है, क्या है बेंजोइक एसिड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 20 ग्राम बेंजीन भी दे चुका है, क्या दे चुका है 20 ग्राम बेंजीन भी दे चुका है।
तो देखो यहाँ पर 20 ग्राम यानी किसका वैल्यू दे चुका है, 20 ग्राम बेंजीन दिया है, यानी कि किसका वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उनको, W1 यानी कितना दे चुका है, 20 ग्राम दे चुका है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या हो गया, दो बेंजोइक अम्ल क्या हो चुके हैं, संगुणित हो चुके हैं। ठीक है, और मैंने बोला था कि बेंजोइक अम्ल में क्या होता है कि H बॉन्डिंग होती है, इस वजह से दो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एक ही बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रेक्षित अनुभार होता है और एक्चुअल में होना चाहिए था, जो प्रेक्षित होता है सैद्धांतिक होता है, वो दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो पहले तो देखो आपको याद होना चाहिए जो बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक जो अम्ल है उसका सैद्धांतिक अनुभार, सैद्धांतिक अनुभार कितना होता है बच्चों, 122 होता है। क्या होता है, 122। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसका, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, यानी कि बेंजीन है उस पर क्या लगा दोगे, CH लगा दोगे, जब इसका अनुभार निकालोगे तो सैद्धांतिक कितना आता है, 122 आता है। अब देखो यहाँ पर अपन को क्या करना है, संगुणन की मात्रा ज्ञात करनी है। अब संगुणन की मात्रा ज्ञात करनी है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर किसके रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अपन को I की वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो तब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि संगुणन की मात्रा, ऑब्वियसली बात है क्या करना है कि बेंजोइक अम्ल के लिए किसकी मात्रा ज्ञात करनी है, अल्फा की वैल्यू क्या करनी है, तुम्हें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे, देखो कि यहाँ पर देखो अल्फा संगुणन के लिए कितना होता है बच्चों, n I-1 अपन कितना करोगे, 1 - n। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट देखो n का वैल्यू भी अपने पास 2 है लेकिन I नहीं है, तो I कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तुम्हें प्रेक्षित अनुभार होना चाहिए और साथ साथ सैद्धांतिक है। तो सैद्धांतिक तो है लेकिन क्या नहीं है, अपने पास में प्रेक्षित अनुभार नहीं है। तो देखो प्रेक्षित अनुभार ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और फॉर्मूले के लिए देखो क्या होता है, देखो इसके लिए फॉर्मूला जैसे कि जो MB, यानी कि MB किसके लिए लेते थे, हमेशा वेले के लेते हैं। तो MB कितना होता है बच्चों, इसके लिए देखो KF, जो पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसको, डेल्टा TF मल्टीप्लाई कितना करोगे, WN, सॉरी WB अपॉन WA मल्टीप्लाई कितना करोगे, 1000 करोगे। तो यहाँ पर जो आने वाला है, क्या आने वाला है, ये प्रेक्षित आने वाला है। क्या आने वाला है, प्रेक्षित आने वाला है। तो देखो यहाँ से सबका वैल्यू लिखते हैं, WB क्या है, ये प्रेक्षित है। तो KF अपने पास में क्या है, 5 पॉइंट कितना है बच्चों, 1 है। इसके अलावा WB कितना है अपने पास में, 0.3 ग्राम है, मल्टीप्लाई कितना करोगे, 1000 करोगे। और लास्ट में देखो यहाँ पर कितना करोगे, डेल्टा TF कितना दिया हुआ है, 0.317 दिया हुआ है, WAM 20 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चे, इसको सॉल्यूशन करोगे। तो देखो इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो अपने पास में आएगा इसका 241 आएगा। कितना आता है बच्चों, 241 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब 241 आएगा तो देखो यहाँ से क्या करना है तुम्हें कि I का वैल्यू करोगे, और I का वैल्यू देखो अनुभार के लिए पहले क्या आता है, सैद्धांतिक आता है, उसके बाद में क्या आता है, प्रेक्षित आता है। तो सैद्धांतिक तो कितना है इसका, 122 है, और प्रेक्षित कितना है, 241 है। क्योंकि मैं बता चुका था कि जब ये संगुणन होता है तो I का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 से कम प्राप्त होता है, जबकि वियोजन के लिए क्या होता है, 1 से अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, जब इसको जब सोल्व करते हैं तो बच्चों कितना आता है, अपने पास में 0.506 आता है। कितना आता है, 0.506 आता है। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें क्या करोगे, I का वैल्यू है, N का वैल्यू है, सब कुछ है। तो इसमें क्या करना है, अपन को पुट करना है। तो देखो अल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो I का वैल्यू, सॉरी N का वैल्यू कितना है, 2, 0.506 माइनस का कितना करोगे, 1 करोगे, अपन कितना करोगे, 1 माइनस कितना कर दोगे बच्चों, N का वैल्यू कितना है, 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो देखो यहाँ से कितना होगा, अल्फा 2 ये माइनस में जाएगा। ठीक है, और माइनस में जाएगा, देखो कितना आएगा यहाँ पर, 1 माइनस कितना करोगे, इसको करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई माइनस का कितना करो, 0.494 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब वापस कितना करोगे, माइनस का 1, इसको क्या तो अगर मैं क्या करना है, सोल्व करना है, देखो माइनस से माइनस तो आप काट दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे कितना जो, देखो 49 है, तो यहाँ पर 8 9 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, वापस 18, 1 कैरी लोगे 8 और कितना हुआ 98, तो अपने पास में लगभग कितना आ जाएगा, 0.998 या 0.98 क्या जाएगा, लगभग परसेंट में आ जाएगा। तो
तो आप इसको सोल्व कर लिया, अगर मिस्टेक भी हो तो, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है, तो हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अब देखिएगा, जो इसमें से और भी टाइप के क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं, जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो बच्चों, कि जैसे कि अपने पास में क्या है कि NaCl है, क्या है, जैसे कि BCl2 है, HCl4 है, ठीक है। या जैसे कि मैंने एक ये दे दिया K4 FeCN का और 6 है। क्वेश्चन आता है बच्चों इनमें कि क्वथनांक के क्रम में जमाइए, प्राशन दाब के क्रम में जमाइए, या हिमांक में जो अवनमन होता है उसके क्रम में जमाइए। तो तुम्हें देखो क्या करना है इसके लिए, कि कभी भी क्वथनांक का ऑर्डर पूछा जाए या प्राशन दाब के लिए पूछा जाए, तो इनमें जो भी ऑर्डर वाले क्वेश्चन बनते हैं कि किसका तो प्राशन दाब के अकॉर्डिंग ज्यादा आएगा, किसका क्वथनांक ज्यादा आएगा, तो हमेशा ध्यान देना है क्वथनांक और प्राशन दाब हमेशा क्या होता है, कणों की संख्या डायरेक्टली समानुपाती होती है, जबकि हिमांक का जो वैल्यू आता है हमेशा क्या होता है, कणों की संख्या की क्या होता है, अपोजिट आता है। क्या आता है, कणों की संख्या की क्या आता है, अपोजिट आता है। जैसे क्वथनांक के लिए देखोगे तो क्या होता है, कणों की संख्या यहाँ पर कितनी 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितनी 3, यहाँ पर कितनी 2 है। जैसे ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज में कितनी होती है, 1 होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। लेकिन हिमांक में क्या हो जाएगा, जो क्वथनांक के प्राशन जो दाब का ऑर्डर होता है क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट आएगा।